पाकिस्तान को तरक्की देना अगर आप चाहते हैं तो इस किस्म के हालात और वाकयात को से हटकर आपने एक काम करना है। जो सच्चा पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, वो ये नहीं देखेगा कि लीक पिक्चर्स किसकी कब कहां आ रही हैं, बल्कि वो देखेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कल क्या बोलने वाला है। और वकार जका अगर इतनी बातें कर रहा है तो वकार जका ने इसके बारे में क्या किया? सुना है क्रिप्टो पे कुछ नहीं करने वाले कल, तो मैंने कहा चलो हम इनके साथ कुछ ना कुछ करते हैं। हर पाकिस्तानी को इकोनॉमिक सर्वे जो भी आया है और बजट आना है पाकिस्तान में, इसके लिए इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो ज़्यादा गौर से क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वकार ज़का की पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2029 के इलेक्शन में लड़ना है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान में अगर वकार ज़का साहब चेयरमैन है तो उनको ये साबित करना होगा कि कानून और आइन के मुताबिक उनको समान समझ आता है। और दूसरी बात यह है, तफरी इसलिए करनी है क्योंकि सोशो इकोनॉमिक क्लास जो हमारी ज़्यादा बड़ी वाली है उसको तफरी पसंद है। तो तफरी में बात करेंगे, कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के जो है ना इकोनॉमिस्ट बन के बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम छोटी छोटी सी बातों पर आते हैं। छोटी बात यह कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है इस पे माशाल्लाह से देखें, क्योंकि पूरा नंबर गेम है तो नंबर्स को देखना चाहिए। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? लिखा हुआ है कि ₹1896 ट्रिलियन, ठीक है। और मतलब ये सरप्लस जो है, फिजिकल सरप्लस, वो ये है। अच्छा तो भाई पता नहीं फिर जीडीपी पाकिस्तान का इतना है तो वो ट्रिलियन में कैसे जा सकता है? अब आप बोले जी ये टाइपो है, यूं है। और भाई किस चीज़ के आपको मतलब जो भी लिख रहा है उसको क्या देखना चाहिए, क्या उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये गलती है या नहीं है? अब कल को हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो आपका वजीर आजम कैसा होना चाहिए जिसको एक एक चीज़ नज़र आ रही हो। माशाल्लाह इतने ट्रिलियन, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये गलती है या नहीं है? और पढ़ते हैं ज़रा इकोनॉमिक सर्वे को। अब ये देखें, ये इन्हीं की वेबसाइट है या मैंने कोई गड़बड़ की हुई है? ठीक है भाईजान, ये वेबसाइट फाइनेंस वालों की ही है, वहीं से पीडीएफ खोला हुआ है, हो सकता है बाद में ठीक करें, लेकिन आवाम ने पूछना ज़रूर है कि है क्या। पेज 18, इसके ऊपर एफबीआर कहता है टैक्स कलेक्शन हुई रुपीस तकरीबन 10.23 ट्रिलियन, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है कि तकरीबन 9.13 ट्रिलियन जो है ना वो कलेक्शन हुई। अबे भाई ये कौन सा मैजिक है? जिस डिपार्टमेंट ने पैसा कलेक्ट किया उससे कम पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे आया? लगता है 1.1 ट्रिलियन या तो हवा में उड़ गया या किसी ने एक्सेल में कंट्रोल जेड जो है ना ज़्यादा बार दबा दिया है। मतलब ये ज़रा सोचने की बात है कि भाई ये कोई मामूली गलती नहीं होती। और अगर आप कहें ये टाइपो है तो ये किस किस्म की बात हो रही है? ये कोई हुकूमती लेवल की चीज़ें लिखी जा रही हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सबकी तनख्वाहें आ रही हैं ना, तो काटो तनख्वाह। अब किसी गरीब की तनख्वाह काट देंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों लिखा? हमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट चाहिए ना, या फिर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ? मैं फिर इस चीज़ को समझाता हूँ। ये 18वां पेज है। टोटल कलेक्शन जुलाई टू मार्च जो है वो 9.137 ट्रिलियन थी, लेकिन उसी पेज पे नीचे लिखा हुआ है कि एफबीआर की प्रोफेशनल कलेक्शन जुलाई टू मार्च तक है 10.234 ट्रिलियन। ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ टाइमलाइन का इशू नहीं है। अगर एफबीआर जो फेडरल कलेक्शन करता है ना वो 10 ट्रिलियन रिपोर्ट कर रहा है, तो भाई दोनों फेडरल और प्रोविंशियल कंबाइन होकर 9 ट्रिलियन कैसे हो सकता है? या तो रिफंड एडजस्टमेंट इंक्लूड नहीं की, या फिर किसी की कोई फेवर वेवर का नंबर आगे पीछे किया हुआ है। और सबसे सीरियस बात, ये डॉक्यूमेंट पॉलिसी मेकर्स के लिए जो है ना रेफरेंस बनता है। अगर डेटा इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल तो उठेगा। क्या कहते हैं? या तो हो सकता है मैं गलत मिस्टेक पकड़ रहा हूँ, गलती से गलती हो रही है मेरे से। माशाल्लाह से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये मैं गलत देख रहा हूँ। अब ये पेज 24 क्या बनता है? पेज 24 बनता है, ठीक है। इस पर है, अगर आप देखें तो क्या नज़र आ रहा है आपको? ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, क्या गलती नज़र आ रही है या मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी साइंस लगा रहा हूँ? सो बेसिकली अप्रैल 2025 में ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन सिर्फ 0.3% थी। भाई ये पाकिस्तान का डेटा या स्विट्ज़रलैंड का? पूरे साल का एवरेज है 4.7%, और कोर इन्फ्लेशन अब भी तकरीबन 11% पे है। तो ये 0.3% का नंबर आया कहाँ से? लगता है या तो मंथली सीपीआई को एनुअल बना दिया है या फिर बेस ईयर को लो रखा है, महंगाई का फोटोशॉप किया हुआ है। क्या भाई, मतलब या तो मेरी तरफ से कोई गड़बड़ है या मैं गलत चीज़ें पकड़ रहा हूँ। भाई जिसने भी सियासतदान बनना है, जिसको कल अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, उसको ये उससे पूछो कि तुम्हें नज़र नहीं आ रही है चीज़ें। माशाल्लाह से आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इस सर्वे में क्या चीज़ है। वही पेज है, वही सब कुछ है। आइए अगर एक मिनट के लिए मैं खामोश हो जाऊँगा और आपसे कहूँ कि आपने देखना है तो आप देख कर क्या बताएंगे इसमें क्या गलती नज़र आ रही है? पेज 26 बनता है। देखो ट्रेड डेफिसिट कितना लिखा है, 21.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। सर्विस डेफिसिट कितना है? 2.5 बिलियन। और इनकम डेफिसिट कितना है? 7.1 बिलियन। मतलब टोटल नेगेटिव आउटफ्लो बन गया $30.9 बिलियन का।
फिर लिखा गया है कि करंट अकाउंट में 1.9 बिलियन का सरप्लस है। ये कैसे? जादू। रेमिटेंस सिर्फ जो है 31.2 बिलियन है और कोई इनफ्लो एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे इसको? मतलब जल्दी में बन गया या जगह नहीं थी पेज पे या क्या सीन होगा? तो क्या करंट अकाउंट का मिरेकल सिर्फ वन लाइन में होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के इतने सीरियस कंपोनेंट बिना फुट नोट के एक्सप्लेन नहीं किए गए। ये डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल प्रोफेशनल के लिए है या कोई बेड टाइम स्टोरी? इसे करेक्ट करना ज़रूरी है क्या नहीं? मतलब ये मैं आप लोग बता सकते हैं कि नहीं यार, ये फाइनेंस के अंदर नंबर शंबर आगे पीछे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये कैसे हो गया? मतलब इससे कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? मतलब दे क्लेम अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 1.9 बिलियन बट दे डोंट एक्सप्लेन वेयर द एक्स्ट्रा 1.6 बिलियन इनफ्लो केम फ्रॉम। आई मीन, आपको ये बात ठीक लग रही है? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आवाम को इसको प्रॉपर पढ़ के देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये नंबर गेम क्या हो रहा है। मोहतरम दोस्तों, फिर तालीम की बात की जाए तो ज़रा देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसी लिखी है, और इसके लिए अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर मुल्क में आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो अपने अंदर तब्दीली लाएं, ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ा करें। ये मत सोचा करें कि जाने दें, छोड़ो, इससे कुछ नहीं होना। भाई आप एजुकेटेड होगे तो मुल्क के लिए कुछ कर सकोगे। क्या समझ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? अब देखो, ये है 61, अराउंड 61.1 बिलियन का जो लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा पढ़ें। अब ये कह रहे हैं कि रुपीज़ 12 बिलियन लैपटॉप के लिए है, 61 बिलियन एचएससी के लिए, और यूएस डॉलर 400 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि टोटल एजुकेशन स्पेंडिंग जीडीपी का कितना परसेंट है। वो लाइन छुपी हुई है पेज 53 के पास, जहाँ ये कह रहे हैं कि 1.7% ऑफ जीडीपी, जो खुद उनके जीडीपी और बजट नंबर से मिसमैच करता है। ये इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग नहीं तो और क्या है? माशाल्लाह जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो माशाल्लाह चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर्स गेम का क्या गेम हो रहा है, लेकिन आप ये ज़रा इसकी ग्राफिक्स चेक करें। मतलब उसके 8वें पेज को अगर आप खोलेंगे इनकी वेबसाइट finance.gov पे जाके, तो ये टाइटल पे ही आ रहा है। भाईजान इसका क्या मतलब है? वाजिबा डॉलर का जो एक है दिया जा रहा है और उसके बदले 1000 जा रहे हैं। लगता है ये रिपोर्ट आईएमएफ के लिए नहीं, हवाला वालों के लिए डिज़ाइन हुई हुई है। एक्सचेंज रेट तो भाई क्या चल रहा है उसके मुकाबले में ये बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो $1 हज़ारों रुपए के बराबर होने वाला है, और माशाल्लाह यहाँ से आउटफ्लो माशाल्लाह से आईटी के अंदर ज़रा सर्वे की रिपोर्ट चेक कीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? आईटी एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की वो 2.825 बिलियन, ओके, और ट्रेड सरप्लस है 2.425 बिलियन। भाईजान इसका मतलब ये हुआ कि आईटी की जो इंपोर्ट्स पाकिस्तान में हो रही हैं वो 396 मिलियन है बस, है भाई। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां गूगल क्लाउड, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, जूम जैसे टूल्स डेली यूज होते हैं, ये इंपोर्ट फिगर रियलिस्टिक नहीं लगता भाई। ऊपर से फ्रीलांसर्स के 400 मिलियन अलग मेंशन है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि ये एक्सपोर्ट में शामिल है या वर्कर रेमिटेंस के थ्रू गिने गए हैं। यानी ये तो डबल काउंटिंग हो रही है। शैतान क्यूट कहीं के। सो ये जो डबल काउंटिंग हो रही है, या फिर एक्सपोर्ट को जो ना कहते हैं ना इन्फ्लेट दिखाया गया है, और इंपोर्ट छुपा दी गई है कि इंपोर्ट तो भाईजान पाकिस्तान इतना करता ही नहीं आईटी की चीज़ें। ऐसी रिपोर्टिंग जो है ना उसमें ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है, और जब आप डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हो तो इंपोर्ट साइड को इग्नोर करना क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकता है। क्या ख्याल है आपका? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसके बाद माशाल्लाह से ज़रा इलेक्ट्रिसिटी का कारनामा चेक करें। अभी छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। आवाम को ऐसे डेटा बेस चीज़ें पकड़नी चाहिए। ये नहीं कि हमारी रोड नहीं बनी, हमारा गटर नहीं बना। पहले भाई इन चीज़ों को तो देख लो। अब पेज 38 के ऊपर जहाँ बात हुई हुई इलेक्ट्रिसिटी की, अब ज़रा गौर, अब आएगा सीन, ज़रा गौर कीजिएगा भाईजान। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है? 80,111, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है। रेजिडेंशियल 49.6%, इंडस्ट्रियल 26.3%, कमर्शियल 8.6%, एग्रीकल्चर 5.7%। लेकिन इसका टोटल करें तो कितना बनता है? करें ज़रा टोटल। ये तो भाई 90.2% बना। बाकी 9.8% सा ही कहाँ गया? ना लॉसेस का जिक्र, ना किसी दूसरी कैटेगरी का जिक्र। जब पाकिस्तान में एवरेज लाइन लॉसेस 17% के करीब हैं,
तो ये मिसिंग पोर्शन क्या डिलिबरेटली हाइड किया गया है? ये छोटी गलती नहीं है, ये पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट है जो इन्वेस्टर और प्लानर्स दोनों को मिसलीड करता है। अब मुझे बताओ, ये कोई कह दे नहीं ये तो ऐसी सर्वे था, ऐसे ही नहीं हो सकता भाई, ऐसे ही नहीं हो सकता। सो पाकिस्तान से अगर आप प्यार करते हैं तो आपने नज़र करना है कि ये सही बात अगली कर रहा है या गलत। गलती पकड़े, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस जुलाई से अप्रैल तक कितना बताया जा रहा है? 1.9 बिलियन, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट ने रिकॉर्ड किया 1.6 बिलियन का नेट आउटफ्लो। अगर इन दोनों फ्लोज को नेट करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो सिर्फ $300 मिलियन का इंक्रीज एक्सपेक्टेड होता ना। लेकिन डॉक्यूमेंट क्लियरली लिखता है कि स्टेट बैंक के रिजर्व 4.1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए, यानी 3.9 बिलियन का नेट जंप है। ये इनकंसिस्टेंसी मैक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। अगर कोई मल्टीलैटरल इनफ्लो हुआ, आईएमएफ का चक्कर, सऊदीया चाइना का डिपॉजिट, तो उसको मेंशन होना चाहिए था। अगर यही रीवैल्यूएशन गेन था या गोल्ड रिजर्व या फिर क्या कहते हैं एसडीआर एडजस्टमेंट है या कोई वैल्यूएशन ऑफ एफएक्स एसेट है, तो उसके लिए अलग डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होती। लेकिन जब आप एक्सटर्नल अकाउंट को हेडलाइन नंबर से रिपोर्ट करें लेकिन ब्रेक डाउन स्किप कर दें, तो ये क्रेडिबिलिटी गैप क्रिएट करता है। मुझे लगता है या तो फाइनेंसिंग इनफ्लो को इंटेंशनली सिंप्लीफाई किया गया है या डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ना नॉन इकोनॉमिस्ट के लिए बना दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स को तो ये गैप नजर आएगा ना भाई, ये नहीं। जिसको भी आपने वोट देना हो 2029 में, आपने एक दफ़ा जाके टेक्नोलॉजी मूवमेंट की ये वेबसाइट और इसके ऊपर देखें, यहाँ आने के बाद ये चेयरमैन का मैसेज है, इसको खोलना है, ये वीडियो आपने देखनी है कि वकार ज़का जो फरमा रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। प्लस फिर आपने ये रोड मैप देखना है, फिर ये एआई से न्यूक्लियर पावर बेस्ड चीज़ें, बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इनको जाके आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखें, ये एक हमारा ऑफिशियल गाना भी है, इसको भी आपने सुन लेना है, ठीक है। हर चीज़ रेडी कर रहे हैं और आपने फिर कंपेयर कर लेना बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं कोई आपके सामने शलवार कमीज पहन के आप जनाब करके इस्लामिक टच की फालतू बातें नहीं करूँगा, रियल बात। हर चीज इंपोर्ट पाकिस्तान पीछे, फॉरेन माल का क्रेज सताओ, लोकल ब्रांड को आगे लाओ। बेरोजगार जवान, हाथ में हुनर फिर भी नदान, जिन्ना कमाल हर गली गली, अपनी पहचान कहाँ चली। और रोजगार चाहिए पर चांस नहीं, इंडस्ट्री चले पर फाइनेंस नहीं। एफबीआई नए तरीके, बिजनेस बढ़ाने इरादे, नो मोर इंपोर्ट्स अब एक्शन लो, बनाना है कुछ तो पैशन लो। मुल्क का पैसा मुल्क में रहे, ऐसी सामान हर घर सजे। सनकार को इज्जत दो, एक्सपोर्टर को हीरो बनाओ, पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, मुल्क का पैसा मुल्क में लाओ। सनकार को इज्जत दो, एक्सपोर्टर को हीरो बनाओ, पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, मुल्क का पैसा मुल्क में लाओ। तो फौरन डीएमपी पे जाएं, क्योंकि देखो नेक्स्ट वजीर आजम तो वकार ज़का बन जाएगा। अभी आपको मजाक लगेगा, उसी तरह जैसे बिटकॉइन में बता रहा था तो लोगों ने नहीं माना। नेक्स्ट वजीर आजम 2029 में है ही वकार ज़का, ये लिख दिया गया है।